Good morning, class. Yesterday already taught you about the sinus node arrhythmia, that is SA node abnormalities or arrhythmia, and today we are discussing a new topic, that is arterial dysrhythmia. So arterial dysrhythmia, it's arise due to three reasons. Firstly, fire occasionally from a focus. Then second one is fire continuously due to a looping re-entrant circuit, and third one is fire continuously from a multiple foci or fire continuously due to the multiple micro re-entrant wavelets. So there are three types of arrhythmia which is अराइज इन केस ऑफ आर्ट्रियल डिसरिथमिया. तो सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे है फायर ओकेशनली फ्रॉम अ फोकस, दैट इज प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया कि जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्टार्ट होता है ऐसे नोड से. ऐसे नोड में इम्पल्सेस जनरेट होते हैं एंड दैट कॉज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन और आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होने से पहले ही आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होता है और वो आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होने से पहले ही किसी और जगह पे यानी कि किसी अनदर प्लेस पे आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इम्पल्स जनरेशन. सो दिस इज कॉल्ड फायर ओकेशनली फ्रॉम अ फोकस. इसका मतलब है कि फायर ओकेशनली कभी कभी ऐसा होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने पर जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था वो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने से पहले ही हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ फायर कंटिन्यूसली ड्यू टू अ लूपिंग री एंट्रेंट सर्किट. तो सबसे पहले यहाँ पे लूपिंग वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे. लूप का मतलब है यहाँ पे जाल. जैसे कि हमने सर्किट के बारे में पढ़ा है स्कूल टाइम में, है ना. तो जो सर्किट के बारे में हम पढ़ते हैं क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट. तो एक क्लोज्ड सर्किट हमने पढ़ा है स्कूल टाइमिंग में. उसमें क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से स्टार्ट होती हैं चीज़ें और स्टार्ट होने के बाद सेम उसी पॉइंट पे आके वापस एंड होती हैं, है ना. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लूपिंग री एंट्रेंट. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ है, जो इम्पल्स जनरेशन है वो क्या हो रहा है, आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन एक जगह से स्टार्ट हो रहा है और वो इम्पल्स ट्रांसफ़र होके वापस ट्रैवल करके सेम उसी प्लेस पे आ जा रहा है. यानी कि ऐसे नोड से जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वो जो इम्पल्स है वो एवी नोड पे ना जाके वापस से ऐसे नोड पे वापस से पहुंच जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं लूपिंग री एंट्रेंट सर्किट. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फायरिंग तो हो रही है ऐसे नोड में, यहाँ पे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सर्किट है ये एक ही जगह पे केंद्रित हो गया है. यानी कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, आर्ट्रिया डीपोलराइज हो रही है, लेकिन वो जो इम्पल्स का जनरेशन है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है टू द एवी नोड, और वो जो है बार बार ऐसे नोड के चारों तरफ ही घूम रहा है. यानी कि वो वहाँ पे केंद्रित हो गया, यानी कि यह एक तरह का क्लोज सर्किट बन गया है. वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड. सो दिस इज कॉल्ड लूपिंग री एंट्रेंट सर्किट. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फायर जनरेट हो रहे हैं ऐसे नोड में और आर्ट्रिया जो है वो बार बार कंटिन्यूस क्या हो रही है, डीपोलराइज हो रही है. यानी कि आर्ट्रिया में बिना रिलैक्सेशन हुए कंटिन्यूस ऑनली क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. कंटिन्यूस आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है विदाउट अ रेस्टिंग फेज. दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल फ्लटर. Next one is fire continuously from multiple foci or fire continuously due to a multiple micro reentrant wavelets that leads to arterial fibrillation.
अब यहाँ पे थर्ड में जो हमने देखा कि यहाँ पे फायर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फोकी यानी कि अलग अलग जो पॉइंट है वहाँ से क्या हो रहा है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और उनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो ये तीन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आर्ट्रियल डिसरिथमिया हो सकता है। So first one is premature arterial contraction. It is a single ECG complex that occurs when an ectopic electrical impulse generate in the atrium. यानी कि आर्ट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो डीपोलराइजेशन होता है आफ्टर द इम्पल्स जनरेट ऑन ऐसे नोड, तो ये चीज़ ना हो के क्या हो रहा है, किसी और एक्टॉपिक प्लेस पे यानी कि किसी एबनॉर्मल प्लेस पे ऐसे नोड की बजाय किसी और प्लेस पे इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और उसकी वजह से आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एंड देयरफॉर द एंड इन द आर्ट्रियम बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल इम्पल्स ऑफ द ऐसे नोड, और उसके बाद नॉर्मल जो ऐसे नोड में जो जनरेट होते हैं इम्पल्सेस वो भी जनरेट हो रहे हैं और वो भी आर्ट्रिया में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होते वो आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे नोड के में इम्पल्स जनरेट होने के पहले ही किसी अनदर प्लेस पे जो कि एक नॉर्मल प्लेस नहीं है, एक्टॉपिक मीन्स एनी एबनॉर्मल प्लेस और पोजीशन, तो किसी और प्लेस पे इम्पल्स जनरेट हो गए और ऑलरेडी आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई और उसके बाद फिर ये ऐसे नोड वाला जो नॉर्मल एक सर्किट है वो भी स्टार्ट हो गया। तो यानी कि आर्ट्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली ये क्या होती जा रही है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। सो देयर फोर द कॉन्ट्यूर दैट मीन्स शेप ऑफ पी वेव, PR interval and the timing are different than a normally generated pulse from the ऐसे नोड। इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो ऐसे नोड से जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और आर्ट्रिया को डीपोलराइज करते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो पी वेव का शेप होता है, PR इंटरवल की जो टाइमिंग होती है, ये दोनों चीज़ें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होते हैं उसके कंपेयर में पी वेव का शेप है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। PR इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ECG। नेक्स्ट इज premature arterial contraction is a heartbeat that originate away from the sinus node। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं आर्ट्रिया में वो साइनस नोड से थोड़ी दूर पे होते हैं और वो एक एबनॉर्मल प्लेस होता है एंड दैट सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द अपर चैम्बर्स, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करते हैं विद थ्रू द अपर चैम्बर यानी कि आर्ट्रिया। And it typically occurs after the sinus node has initiated one heartbeat and before next regular sinus discharges। और ये चीज़ कब होती है, मैक्सिमम ये चीज़ तब होती है जब एक सिंगल साइनस नोड इम्पल्स एक्टिवेट होते हैं, देन पूरा PQRS का जो हमारा PQRST का जो एक सर्किट है वो कंप्लीट होके जब ऐसे नोड दोबारा जब फिर से इम्पल्स जनरेट करने वाला होता है, यानी कि एक कंडक्शन साइकिल कंप्लीट होती है और जैसे ही दूसरी कंडक्शन साइकिल कंप्लीट शुरू होने के लिए जैसे ही ऐसे नोड पे इम्पल्स फिर से जनरेट होने वाले होते हैं, जस्ट उससे कुछ टाइम पहले क्या होता है, आर्ट्रिया में किसी अनदर प्लेस में इम्पल्स जनरेट होने से पहले ही, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होने से पहले ही किसी अनदर प्लेस में इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं और आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। A premature arterial contraction can cause a feeling of skipped heartbeat। स्किप्ड हार्ट बीट का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ट जो हमारा है उसका जो पाल्पिटेशन, हमको ऐसा फील होगा कि हार्ट में जो पाल्पिटेशन हो रहे हैं, हार्ट बहुत ज़्यादा टू फास्टली या बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कर रही है, जिसकी वजह से क्या लगेगा कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट बीट को स्किप कर रहा है, यानी कि कोई हार्ट बीट जो है वो छूट गई है, स्किप्ड हो गई है। It is most commonly caused by use of various type of beverages or CNS stimulant like caffeine, tobacco, alcohol, and alcohol sedatives which seduce
or suppress the CNS function, or sometimes stress can also bring the condition of premature arterial contraction and increase their frequency in any human being. What are the causes of premature arterial contraction? So first cause is that is stretched arterial myocardium, especially in case of hypervolemia. If patient is anxious, then hypokalemia, which is low potassium level, hypermetabolic state. Example, in case of pregnancy, there is high metabolic rate which increase the function of heart. Arterial ischemia, injury, infraction, and is often seen with the sinus tachycardia. साइनस टैकीकार्डिया के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. तो मैक्सिमम ये जो पीएसी के जो केसेस होते हैं, प्री मेच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और प्री मेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, ये साइनस टैकीकार्डिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें मैक्सिमम ये देखा जाता है. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री मेच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. अब किसी एक पर्टिकुलर ईसीजी को अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करेंगे. आपको कैसे ये चीज़ पता चलेगी कि ये जो ईसीजी है ये जिस पेशेंट का है उसको पीएसी की प्रॉब्लम है. पीएसी दैट मीन्स प्री मेच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले जो आर्ट्रियल रेट होगा वो क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो पीएसी जो हो रहा है यानी कि प्री मेच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कितना ज़्यादा है. क्या एक सिंगल टाइम हुआ है या 4 to 5 टाइम है या मल्टीपल टाइम्स हो रहा है. तो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है. देन पी वेव क्या है यहाँ पे, इसमें आपको पहले ही पी वेव मिलेगा. क्यों? क्योंकि ऐसे नोड के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब पी वेव जनरेट होता है. लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने से जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए उसके पहले ही यहाँ पे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है. तो आपको यहाँ पे एक पी वेव देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पे एक अर्ली पी वेव रहेगा एंड अ डिफरेंट पी वेव मे बी सीन और मे बी हिडन इन द टी वेव. या तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का पी वेव देखने को मिलेगा. दूसरी चीज़ क्या है, जो पी वेव है वो आगे चल के टी वेव में ही मर्ज हो जाएगी. तो कई बार जो पी वेव्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं. देन पी आर इंटरवल, पी आर का जो इंटरवल है वो शॉर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पी आर इंटरवल. पी आर इंटरवल यहाँ पे क्यों शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुए. देन नेक्स्ट वो पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता है, उसके बाद ही फिर से नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होते हैं और आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम फिक्स है नॉर्मली. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होने से पहले ही आर्ट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया. तो इसकी वजह से आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बीच का जो समय है दैट इज़ पी आर इंटरवल, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बट स्टिल बिटवीन द 0.12 एंड 0.20 सेकेंड. लेकिन फिर भी ये जो इसका जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल रेंज में ही होता है बिटवीन द 0.12 एंड 0.20 सेकेंड्स. Next, talk about the QRS shape. QRS shape, it is usually normal but it may be abnormal and it may be even absent. QRS का जो शेप है यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है QRS कॉम्प्लेक्स. तो ये नॉर्मल भी हो सकता है या फिर एबनॉर्मल भी हो सकता है और एब्सेंट भी होता है. ये डिपेंड करता है कि प्री मैच्योर आर्ट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ओकेशनली है यानी कि कभी कभार हो रहे हैं या कंटिन्यूसली पेशेंट को हो रहा है या बीच बीच में हो रहा है. ये डिपेंड करता है कि जो प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है यानी कि कितनी बार हो रहा है. नेक्स्ट वन इज़ P/QRS रेशियो यानी कि यूजुअली 1:1 यानी कि एक पी वेव के लिए एक QRS कॉम्प्लेक्स होगा. नेक्स्ट वन इज PAC आर मोर कॉमन इन नॉर्मल हार्ट एंड द पेशेंट में से माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, अ पल्स डेफिशिट में एग्जिस्ट. यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें और हम लोग देखते हैं. P/QRS का जो रेशियो यानी कि एक पी वेव के साथ आपको एक QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, 1:1 का रेशियो रहेगा.
और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें QRS का जो शेप है और ड्यूरेशन है ये नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है और सम टाइम ये एब्सेंट भी हो सकता है. सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हार्ट रेट के बारे में देखते हैं, जो कि जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते. हार्ट रेट डिपेंड करता है कि प्री मैच्योर आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उससे जो हार्ट रेट्स है वो इंक्रीज़ भी हो सकते हैं. देन द रिदम, रिदम यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगा. रिदम क्यों इरेगुलर होगा, रिदम के बारे में मैंने आपको बताया था. रिदम किसको बोलते हैं हम, इट इज़ अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ द साउंड, यानी कि कोई साउंड रेगुलरली एक रिपीटेड पैटर्न में हमको सुनाई दे रही है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर पैटर्न में वो साउंड जनरेट नहीं हो रही, यानी कि वो एबनॉर्मल हो गई है, तो रिदम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा. पी वेव्स हैं वो प्री मैच्योर होंगे एंड एबनॉर्मल और सम टाइम इट इज़ हिडन. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पी वेव है ना, ये जो आपको ये जो पी वेव दिख रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पी वेव का शेप अलग है, यहाँ पे जो पी वेव देखेंगे आप उसका शेप अलग है, फिर यहाँ पे पी वेव देखेंगे उसका शेप अलग है. तो सभी जगह पे पी वेव का शेप आपको अलग अलग देखने को मिलेगा. अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो पी वेव का शेप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट हो गया है ना, तो उसका जो शेप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. Then PR interval it is less than the its duration is less than the normal PR interval, but it's between the normal range, लेकिन ये normal range में ही रहेगा. And the QRX complex, the duration of QRX complex it is more than 0.12 second, and sometime it is absent और sometime it is normal. दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट. इफ़ PACR इनफ्रीक्वेंट नो ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी. अगर प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है, 1 2 6 है, 4 है, 5 है, तो ये इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि मोर देन 6 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो हार्ट बीट्स हैं हमारी जितनी काउंट हो रही है उसमें जो 6 हैं, वो 6 जो बीट्स है वो प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की है. तो यहाँ पे पेशेंट को हमको अकॉर्डिंग जो भी कॉज है उसका, उस कॉज को सबसे पहले हमको ट्रीट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. देन नेक्स्ट वन इज़ आर्ट्रियल फ्लटरिंग. सो इन दिस इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड रैपिड बीटिंग ऑफ द आर्ट्रिया. इसमें क्या होता है, आर्ट्रिया में रैपिड बीटिंग हो रही है. अभी मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे एक लूप री एंट्रेंट सर्किट बन जाता है, यानी कि क्लोज सर्किट बन जाता है, और वो पर्टिकुलर सर्किट है वो एक जगह से इम्पल्स जनरेट होके वो सेम उसी पॉइंट पे आके बार बार वहीं पे एक सर्किट बना रहा है, यानी कि एक लूप जैसा, यानी कि जाल जैसा हो गया है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. Atrial flutter occurs because a premature electrical impulse arising in the atria due to the instead of P wave, a rapid regular atrial flutter waves, sawtooth in pattern are formed, then cause rate usually between 250 and 400 times per minute. यहाँ पे आप देख सकते हैं sawtooth कह सकते हैं, जैसे कि हिंदी में, जैसे कि मैं आपको एक औजार का नाम बता रही हूँ जिसमें धारीदार रहता है ना, जैसे कि आप देखेंगे जो कारपेंटर्स रहते हैं वो लकड़ी का कुछ भी सामान बनाते हैं ना, तो उसमें उसको यूज़ करते हैं. तो सेम वैसे ही सॉ टूथ जो रहता है उसी जिसको कि हम आरी बोलते हैं, है ना, तो सेम उसके जैसा ही ये इसका जो शेप है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ये जो आप देख सकते हैं ना, ये ऐसे ये जो शॉक टूथ के पैटर्न में जो ये बने हुए हैं, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्ट्रिया में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बार बार, इसकी वजह से इस तरीके के वेव्स आपको दिखेंगे, और इन वेव्स को हम एफ वेव्स के नाम से हम जानते हैं. एंड द आर्ट्रियल जो रेट होगा यहाँ पे विच इज़ फास्टर दैन द AV नोट्स कैन कंडक्शन. यहाँ पे जो AV नोट्स में जो कंडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे आर्ट्रियल रेट मिलेगा. एंड जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हार्ट रेट है वहाँ पे 250 to 400 बीट्स पर मिनट यहाँ पे आपको मिलेगी.
Arterial flutter, it often occurs in the patient with chronic obstructive pulmonary disease, any type of valvular disorder, thyrotoxicosis, for example in case of hyperthyroidism, as well as if patient have any open heart surgery or any repairment of congenital cardiac anomalies, and if any type of valvular disorder. So these all are the causative factor of arterial flutter, and it can cause serious signs and symptoms such as chest pain, shortness of breath, and low blood pressure. Then characteristic of arterial flutter. So arterial flutter, in this the arterial rate is between 250 to 400. इसमें जो arterial rate है वो कितना होगा, 250 से 400 पर मिनट होगा, और जो वेंट्रिकुलर रेट है वो आर्टेरियल रेट से कम होगा, दैट इज 75 to 150 पर मिनट. नेक्स्ट अगर हम रिदम की बात करें तो रिदम, इसमें आर्टरिया का रिदम है वो रेगुलर रहेगा. रिदम यहाँ पे रेगुलर क्यों है? रिदम का रेगुलर का मतलब है, रिदम का मतलब होता है कोई भी एक रिपीटेड जो साउंड का पैटर्न है वो रेगुलरली रिपीट हो रहा है, फिर वो पैटर्न कोई भी हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत फास्टली आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं लेकिन वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. सो दिस इज सो हियर द आर्टरिया इन द रिदम, arterial contraction in rhythm is in rhythm, and it is regular, and the ventricular rhythm is also regular, and usually may be irregular because of a change in AV conduction. sometimes क्या हो सकता है, इसमें आर्टरिया में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो तो रेगुलर है इसलिए आर्टरियल रिदम होगा, लेकिन वेंट्रिकुलर रिदम होने के साथ साथ कभी कभी वेंट्रिकुलर जो रिदम है वो इरेगुलर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एवी नोड में जो कंडक्शन हो रहा है उसमें चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रैपिड आर्टरियल डीपोलराइजेशन और रैपिड आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन. में जितनी बार डीपोलराइजेशन वर्ड का यूज़ करती हूँ उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन, दैट इज रेस्टिंग फेज. नेक्स्ट पी वेव के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो पी वेव्स हैं वो शॉर्ट टूथ शेप में दिखेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसको कि हम एफ वेव के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि इसमें देख सकते हैं इस ग्राफ में, यहाँ पे शॉर्ट टूथ यानी कि जो आरी रहती है जिससे कि कारपेंटर लकड़ियाँ वगैरह चीरने का काम करते हैं, तो वैसा ही इसमें दिखाई देगा. and it is called F wave. Next one is PR interval. Multiple F wave make it difficult to determine the PR interval. यहाँ पे क्या है, एक सिंगल P wave नहीं बना है, यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट टूथ बन चुके हैं, और ये सारे क्या है, एफ वेव हम इनको कहते हैं. तो इसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें पी आर इंटरवल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पी वेव नहीं है, इसलिए हम पी आर इंटरवल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज क्यू आर एस शेप एंड ड्यूरेशन. क्यू आर एस का जो शेप है इसमें नॉर्मल रहेगा, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्यू आर और एस, ये तीनों जो शेप हैं इसके क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का ये बना हुआ है, कभी कभी एब्सेंट हो सकता है. जैसे कि आप नीचे वाले जो ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है ना, ये एबनॉर्मल हो गया है, तो ये भी हो सकता है. एंड देन सम टाइम इट इज़ एब्सेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर वेव बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है. देन पी इज टू क्यू आर रेशियो, यानी कि यहाँ पे 2 to 3 और समटाइम 4 पी वेव्स के साथ एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो सकता है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है, एक पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पी वेव्स बन रहे हैं और उसके बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. तो यहाँ पे मोर देन 2 और 4, यहाँ पे 4 पी वेव्स भी हो सकते हैं इस टू 1 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी कि 4 पी वेव के साथ एक सिंगल क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. सो अब आप इजीली पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, स्पेशली जो टूथ शेप, शॉर्ट टूथ शेप का जो अपीयरेंस रहता है पी वेव का, वो आर्टरियल फ्लटर वाले पेशेंट की ईसीजी होती है. एंड इन दिस द हार्ट रेट, दैट इज आर्टरियल हार्ट रेट इज 220 to 430 beats per minute, and ventricular rate, that is less than 300 beats per minute. Rhythm is regular or variable. Sometime
P wave, it's look like so short tooth appearance and called as a F wave. Then PR interval, इट्स नॉट एप्लीकेबल क्योंकि इसमें बहुत सारे एफ वेव जनरेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पी आर इंटरवल को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है. एंड लास्ट वन इज क्यू आर एस वेव, दैट इज लेस देन 0.12 सेकेंड. मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्रियल फ्लटर. The management is depends on the ventricular response rate and the symptoms. Too rapid or slow a rate will decrease the cardiac output. So we will give calcium channel blocker that is used to slow the AV nodal conduction, and especially use carefully in patient with heart failure, hypertension, and also digoxin or digitalis may be used sometime to improve the condition. And if all these drug therapy is unsuccessful, that it will typically respond to electrical cardioversion. In this 50 to 100 joules with anticoagulation therapy are usually successful in the patient with arterial flutter. So these all are the management of arterial flutter. Next one is atrial fibrillation. It is an uncoordinated arterial electrical activation that causes rapid, disorganized, uncoordinated twitching of the arterial musculature. यानी कि इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली चीज़ क्या है, ये अनकोऑर्डिनेटेड है. यानी कि ये जो एक नॉर्मल सर्किट होता है ईसीजी का, एक जो नॉर्मल कंडक्शन का पाथवे है, पैटर्न है, ये उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं. दूसरी चीज़ क्या है, आर्ट्रिया में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने से जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, वो बहुत ही फास्ट है, रैपिड है. साथ ही साथ वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, पैटर्न में नहीं है, वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है. साथ ही साथ एक दूसरे से जो भी पाथवे के जितने भी वहाँ पे जो मेन पॉइंट है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुर्किंजे फाइबर, उनके साथ इसका किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अनकोऑर्डिनेटेड ट्विचिंग ऑफ द आर्ट्रियल मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट. एंड नो ऑर्गेनाइज्ड आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन. इसमें जो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कि जो इसमें आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. इसलिए हमको इसमें नॉर्मल पी वेव्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. एंड इम्पल्स आर नॉट जनरेटिंग फ्रॉम द ऐसे नोड. और साथ ही साथ जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं आर्ट्रिया में, वो ऐसे नोड से जनरेट नहीं होते हैं. In atrial fibrillation, the upper chamber of the heart are in a state of electrical chaos. Chaos, it is a state of disorder. So यहाँ पे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में जो अपर आर्ट्रिया है, जो अपर जो चैम्बर्स हैं हार्ट के, वो क्या हो गए हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत ही क्विकली क्या कर रहे हैं, रैपिड बीटिंग कर रहे हैं. 60-100 टाइम्स पर मिनट ये बीटिंग्स हो सकती है. मतलब जो आर्ट्रियल रेट है वो 600 टाइम्स पर मिनट हो सकता है विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है, इसमें आर्ट्रियल जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा. एंड द वेंट्रिकल्स डू नॉट रिसीव रेगुलर इम्पल्स, जिसकी वजह से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आर्ट्रिया में तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वो ऐसे नोड से नहीं हो रहा है. इसलिए जो सिग्नल्स हैं वो एवी नोड तक पहुँच नहीं पा रहे हैं. और जब तक सिग्नल्स एवी नोड पे नहीं पहुँचेंगे तब तक वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा. इसलिए वेंट्रिकल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली और रेगुलर पैटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो अनकंट्रोलेबल और इरेगुलर हो जाएगी. साथ ही साथ जो रिदम है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड एंड रैपिड एंड इरेगुलर होगा. एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. और आर्ट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें भी किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत ही फास्ट रैपिड हो रहा है और बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनबैलेंस कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे. Next is causes of atrial fibrillation. So it mostly occurs in people of advanced ages with structural heart disease such as VHD, that is atrioventricular valve disorder, inflammatory or infiltrative disorder, CAD, that is coronary artery disease, hypertension. Next one is CHD, ASD, arterial septal defect,
and heart failure, diastolic heart failure, or sometimes in case of systolic heart failure. And it also found in people with diabetic, obesity, hyperthyroidism, pheochromocytoma, that is adrenal tumor, pulmonary hypertension, embolism, obstructive sleep apnea. So these all are the risk factor and causes of arterial fibrillation. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, जो आर्ट्रियल रेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके पहले जो हमने देखा था आर्ट्रियल फ्लटर, उसमें भी आर्ट्रियल रेट बढ़ा हुआ था, वेंट्रिकुलर जो रेट है वो कम था। लेकिन इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्ट्रियल रेट है वो आर्ट्रियल फ्लटर से भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। उसमें हमको जो मैक्सिमम वैल्यू जी उसकी थी 400 तक गई थी, यहाँ पे 300 से 600 पर मिनट हमको आर्ट्रियल रेट्स मिलेंगे। वेंट्रिकुलर रेट जो आर्ट्रियल फ्लटर में 75 तक गया था से 110 तक गया था, इसमें हमको 120 to 200 मिलेगा। रिदम इसमें क्या है, आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर जो रिदम है वो बिल्कुल इर्रेगुलर होगा, क्योंकि आर्ट्रिया में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है। इसके पहले जो आर्ट्रियल फ्लटर था उसमें क्या है, एबनॉर्मल एफ वेव तो बन रहे हैं लेकिन वो एक नॉर्मल उनकी उसमें रेगुलरिटी है, भले ही वो चीज़ नॉर्मल हो रही है लेकिन एक रेगुलर पैटर्न में हो रही है। इसलिए वहाँ पे हमने बोला कि वहाँ पे क्या है, रिदम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे रिदम क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पैटर्न वो फॉलो नहीं कर रही है। नेक्स्ट पी वेव के बारे में हम यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि पी वेव्स यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो गया है उसका जो कॉन्टूर है। एंड irregular undulating waves and they are vary in the amplitude, shape are seen and referred as a fibrillatory or F wave। यहाँ पे बहुत जो पी वेव्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पी वेव से आपको मोस्टली यहाँ पे जो है वो फिब्रिलेटर्स दिखेंगे। पी वेव्स का जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल हम इसमें मेज़र नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एफ वेव, बहुत सारे यहाँ पे फिब्रिलेटरी वेव्स क्योंकि यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। क्यू आर एस शेप आर यूजुअली नॉर्मल, समटाइम्स ये एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू आर एस वेव जो है इसमें फर्स्ट वाले ग्राफ में बना है, दूसरे ग्राफ में क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज पी इज टू क्यू आर एस रेशियो, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पी वेव्स रहेंगे और उसके लिए एक क्यू आर एस रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आपको यहाँ पे वेव्स मिलेंगे एफ वेव्स, और उसके साथ एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कॉज, pattern and duration of dysrhythmia, ventricular response rate and patient symptoms, age and comorbidities. So in many patients the arterial fibrillation convert into the sinus rhythm within 24 hours and without treatment। मैक्सिमम जो पेशेंट हो उनमें जो आर्टियल फिब्रिलेशन है वो नॉर्मल साइनस रिदम में विद इन अ 1 डे ये कन्वर्ट हो जाता है, और समटाइम्स इसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ और ज़्यादा वॉश हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, अगर वापस नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, देन वी विल यूज़ इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन and to control the heart rate in the persistent that means continuous, लगातार जिनमें आर्टियल फिब्रिलेशन हो रहा है उनमें हम बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक वेराम्पिल हम रिकमेंड करते हैं, एंड ऑल्सो यूज एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी विच इज़ इंडिकेटेड in some patient if it is prescribed by the physician। So the topic has completed आर्ट्रियल डिसरिथमिया। इन द आर्ट्रियल डिसरिथमिया 3 चीज़ें हमने देखी। फर्स्ट वन इज़ आर्ट्रियल प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, देन सेकेंड में हमने देखा आर्ट्रियल फ्लटर, एंड थर्ड हमने देखा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। थैंक यू।